आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। तहरीक इंसाफ को बड़ी तकलीफें, अजियतें और बर्बरियतें सहने के बाद बिल आखिर रिलीफ मिलना शुरू हो गया। उलझन में उलझी फैसला साजी की हिकमत अमली और हम ख्याल रहनुमाओं की नाराजगी का सामना करने वाली पार्टी के लिए रास्ते रोशन होना शुरू हो गए हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ चलने वाले केसेस में से तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल, 190 मिलियन केस में जमानत मंजूर हो गई है। साइफर केस में दलाइल हतमी मराहिल में दाखिल हैं और इद्दत में निकाह में पीटीआई के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तासुर बैठ रहा है कि बर्फ पिघल रही है। वो कहते हैं ना, डोंट वरी द टेबल ऑलवेज टर्न्स। पाकिस्तान में ऐसा होना ताजुब की बात भी नहीं है। कल तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कह रहे थे कि बानी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा तो ही बात होगी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जुडिशल कमीशन अगर करना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर उन सब चीजों की होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये पेंडोरा बॉक्सेस हैं, इनको खोला जाएगा, मुल्क का कोई फायदा नहीं है। मुल्क का फायदा ये है दो चीजों पे बात हो, इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, ताकि मुल्क आगे जाए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राहें हमवार हो रही हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ की ये डिमांड किस हद तक मान ली गई है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं अहमद ने ग्रैंड डायलॉग में अदलिया को शामिल करने की भी बात की और माजी में आमिर हुकूमतों में अदलिया के किरदार पर सवालात भी उठाए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारे पास मैंडेट है सर, मगर ये स्ट्रेंथ एक चिंगारी की नौयत की है। इमरान खान ने भी कहा जून जुलाई में इनसे ये मुल्क नहीं चलेगा। आपने आजाद कश्मीर में भी देखा है सेनेटर साहब क्या हो रहा है। मेहर जी आपने शुरू में कोई 15 मिनट का इंट्रो दिया, अभी थोड़ा सा मुझे बोल लेने दीजिए ना, ठीक है। उसमें यह है कि इन लोगों ने अपना जो भी किया हुआ है ना, इनके पास तो अभी इनसे सिर्फ 77 सीटें माइनस हुई हैं। आज अदलिया के जानिब से रिलीफ मिलना क्या ग्रैंड डायलॉग की जानिब पहला कदम है? सवाल दूसरा ये भी है कि सेनेटर साहब की गैर सियासी नासिर के साथ बैठकर बात करने की अखलाकी और आईनी क्या हैसियत होगी? इस सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले आज मौजूद है सेनेटर हुमायूं अहमद, ही हैं खुद तहरीक इंसाफ से। उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर हुमायूं साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शुक्रिया जी, आपने मुझे बुलाया। सेनेटर हुमायूं साहब, आज हमने देखा और आपने भी सुन ही ली होंगी सारी बातें आगाज की। आज हम देख रहे हैं कि सजा मुअत्तल हुई है। तोशाखाना केस में 190 मिलियन केस में जमानत मंजूर हो गई है खान साहब की। तो फिर अब क्या ये बात हम देख रहे हैं, वो जो बात कहलाई जाती है डोंट वरी द टेबल ऑलवेज टर्न्स, तो क्या टेबल टर्न होना शुरू हो गई है? देखिए, हर एक शख्स जो है ना, चीज़ों को अपने लिहाज से परखता है, अपने लिहाज से, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस के लिहाज से उसकी जो भी वो क्या कह सकते हैं आउटकम होती है उसको एनालाइज करता है। मेरे लिहाज से जो रिलीफ होता है वो तब मिलता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक चोरी की है या मैंने एक क्राइम किया है, उस क्राइम की सजा 6 साल की मुशक्कत है और 50 लाख का जुर्माना है। लेकिन अदलिया मुझे कहती है कि जी आपको हम 5 लाख जुर्माना देंगे 50 लाख की बजाय, और 5 महीने जेल देंगे 6 साल की बजाय। तो ये मुझे रिलीफ मिली है। क्यों? मैंने गलती की थी, मुझे सजा क्या मिलनी चाहिए थी, मुझे क्या मिल गया, ये रिलीफ है। लेकिन अगर मैंने वो क्राइम किया ही नहीं है और आप मुझे उसके बदले चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जेल में डाल देते हैं और फिर कहते हैं उप्स यार ये तो गलती हो गई थी, आपने तो कोई क्राइम नहीं किया तो बाहर आ जाए, वो रिलीफ नहीं है। मेरे लिहाज से वो 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन जो आपने मुझे जेल में रखा है वो मेरे साथ जुल्म किया है, मुझे उसकी कॉम्पनसेशन चाहिए। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, आपने इमरान खान के ऊपर कोई एहसान नहीं किया कि जो आपने तोशाखाना केस जो बनता ही नहीं था,
आपने उसमें उनको सजा दी और उसमें नाअहल किया। वो बनता ही नहीं था। बनता इस लिहाज से नहीं था कि उसके ऊपर टाइम बार था। आपने उसके 2 साल बाद उसकी हेयरिंग की, और वो भी जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से की, उसकी तो मिसाल ही छोड़ देना। और वो हमें पता है कि क्यों भोंडे तरीके से थी। वो आज सब जजेस जो है उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। फिर आ जाती है इद्दत केस। इससे ज्यादा घटिया नीच किस्म का केस पूरे आलम इस्लाम में किसी मुल्क में नहीं हुआ होगा जो यहां हुआ है, तो इसकी तो बात करनी फजूल है। तीसरी हो जाएगी साइफर केस। साइफर केस में साइफर को केस में शामिल ही नहीं किया गया। वो जैसे वो कह रहे थे, जज साहब खुद कह रहे थे कि ये तो इस किस्म का कत्ल का केस है कि जिसमें लाश ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि इसने कत्ल किया है, तो भाई लाश कौन सी है? लाश है ही नहीं और आप कत्ल केस बना रहे हो। साइफर है नहीं और आप साइफर बना रहे हो। तो उस चीज को तो उन्होंने कर दिया। अब आ जाती है कि जी कहते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल केस इमरान खान के ऊपर 190 मिलियन का। ना वो पैसा इमरान खान की जेब में से गुजरा, ना वो उनके अकाउंट में गया, ना उसमें से एक धैले का उनको फायदा हुआ, ना उनमें से कोई और चीज हुई है। आप किस बात की करप्शन की बात कर रहे हो? चूंकि ये केस जो है ये इस वक्त भी सब जुड़े से, इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें बेल बनती है मेरे लिहाज से। तो इस केस को तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए था। बेल तो बात दूर की है, आपको तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि यार ये बात क्यों। आपके सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी चीजें, आपको सब कुछ पता कि पैसा कहां आया, किस अकाउंट में गया, वहां से किसने किया, किस हुकूमत ने उस पैसे को क्लेम भी किया, उसका टैक्स भी, सब चीजें क्लेम की हैं, रिकवरी शो की है अपने कागजों में। क्या बात करते हैं हम लोग? किस बात की वो रिलीफ है? कैसी रिलीफ है? ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है और सारे खामोश हैं। रिलीफ हो गया, किस बात का रिलीफ? ठीक है। अच्छा सेंटर साहब, ये भी बताइएगा कि आपने एक बात की थी कल के ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसमें अदलिया को भी शामिल करने की बात की थी, और माजी की आमिर हुकूमतों में अदलिया के किरदार पर भी आपने सवालात किए थे। आज ये जो हुआ है, क्या ये हम कह सकते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की जाने पहला कदम है अदलिया का? देखिए, इसका ग्रैंड डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रैंड डायलॉग की अपनी एक जगह है। ग्रैंड डायलॉग क्यों होना चाहिए? सबसे पहले हम जो पाकिस्तानी है, ग्रैंड डायलॉग इसलिए होना चाहिए कि ये मसला पाकिस्तानियों का है। ये मसला जो असल में इस मुल्क के मालिक है वो अवाम है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मलकियत अवाम के नाम करती है। उस मलकियत को, जैसे आपका केस होता है, आपका लॉयर करता है, लेकिन केस आपका होता है। इस लिहाज से मलकियत पाकिस्तानियों की, अवाम की है। उसको रिप्रेजेंट पॉलिटिशियंस करते हैं, उस अवाम को रिप्रेजेंट पॉलिटिशियंस करते हैं। बाकी ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं। जब आप कोर्ट में जाते हैं, वहां एक बाबू बैठा होता है, वो टाइप करके आपकी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। एक होता है वो जज को चीजें निकाल के दे रहा होता है, यहां से कर रहा होता है, वहां से कर रहा होता है। एक जो होता है वो आपको अंदर जाने की करता है। ये बाकियों की हैसियत उससे ज्यादा नहीं है। इनका कोई वजूद एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इनका वजूद सिर्फ ये है कि ये गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं, जैसे जज को एक पीएन हेल्प करता है, जैसे जज को एक वो जो रिकॉर्डर होता है वो हेल्प करता है, या इस किस्म की चीजें होती हैं। लेकिन जो पूरी अदालत है उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो जुडिशरी है। जुडिशरी ने डिसीजंस लेने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी ने पिछले 75 सालों में 1954 स्पेशली अराउंड, जिसमें नजरे जरूरत के जजमेंट आई थी, उसके बाद से लेके आज तक हर गलत काम को वैलिडेट किया है। अगर वो मार्शल लॉ था, उन्होंने वैलिडेट किया है। अगर वो जुडिशरी कत्ल थी तो उन लोगों ने किया है। मैं सवाल उठाता हूं उन जजेस को जिसके अंदर लोगों ने, उन जजेस ने, चाहे वो प्रेशर के लिहाज से किया था, कत्ल तो किया था। चलो अगर फर्स्ट डिग्री ना सही, सेकंड डिग्री, वो मतलब उसमें मैं एक उजरती कातिल से कत्ल करवाता हूं तो वो कातिल भी, वो जो उजरती कातिल है वो भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितना मैं जिम्मेदार होता हूं। तो अगर उनको किसी ने कहलवाया था, देखें उस जजमेंट में या उस बेंच में जस्टिस सफदर शाह मरहूम साहब भी तो थे ना। उन लोगों ने तो, उन्होंने तो उसमें नहीं अपना हिस्सा डाला था। वो तो वहां से निकल के चले गए थे, अपनी जान बचाई थी। तो क्या
इन जजेस ने जिन्होंने अपनी किताब में लिखी हुई कि हमने ये जजमेंट ली थी, क्या उन लोगों का नाम सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी से निकाल के उनको उनको वो क्या कह सकते हैं, उन्हें शेम नहीं करना चाहिए? उससे ज्यादा आज सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि वो इतने घिनौना जुर्म था कि हम उसकी बात भी नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं इतना गलत काम करूं कि मेरा वालिद मुझे वो अपनाने से इनकार कर दे, तो मुझे आग करे ना अपने उससे कि भाई मैं इसके किसी चीज का जिम्मेदार नहीं हूं, ये हमारे में से नहीं है। कर देना आग ये जो जुडिशरी, ये सुप्रीम कोर्ट बैठे और कहे कि ये जज थे, इन्होंने ये गलत काम किया था। कह दे ये जुडिशरी के इस जज ने क्या कह सकते हैं उसे, फलाने मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था, उनको शेम करे। जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो वहां पे एक किस्म का लोगों को डराव आएगा, या उनके लिए होगा कि यार आइंदा हमने ऐसे नहीं करना। हम लोग यहाँ पे उन सब लोगों को वो कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे जजेस हैं कि जिन लोगों ने आपसे पैसे लेकर, एक प्राइम मिनिस्टर से पैसे लेकर पूरी एक बेंच को खरीदने के लिए चले गए, रिश्वत देने के लिए वो जज गया था। सोचे, सुप्रीम कोर्ट का जज रिश्वत लेकर जजों के पास गया था, उसको तो शेम करना चाहिए। आपने बना के उसको प्रेसिडेंट बना दिया, फिर उसी से अपने आप को बख्शवा के बाहर भाग गए। ठीक है, अब बात क्या करें? अच्छा मुझे सेंटर साहब ये भी बताइएगा, अब आज ऑपोजिशन के हवाले से ये बात की है बिलावल साहब ने, यानी कि आप कोई टारगेट क्या है बराह रास्त या बिलवास्ता, अगर मैं कहूं कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन जानती है कि किसका पांव पकड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा है आज फ्लोर ऑफ द हाउस के ऑपोजिशन 9 मई की मजम्मत करने को तैयार नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जिम्मेदार हैं। अब सवाल आप लोगों से सब यही कर रहे हैं कि आप सियासतदानों से के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनकी डीजी कि आपने पूरी प्रेसर सुन ली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या मुतालबा रख दिए, तो फिर मुज़ाकरात होंगे कैसे? देखिए, सवाल उठता है, क्या अगर आपकी कोई लोग आपकी चीजें चोरी करके ले जाएं और फिर आपके सामने कहें कि उस पर अपनी मलकियत जाहिर करें और कहें कि आओ हमारे साथ बैठो, और आपकी गाड़ी में जो आपकी गाड़ी थी जो उन्होंने चोरी की है उसमें वो बैठकर आ रहे हो और आपको कहे आओ मेरे साथ चलो, क्या आप उसके साथ बैठोगे? कभी नहीं बैठोगे। देखिए, पॉलिटिशियंस, अगर हम लोग टेक्निकली देखा जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज की बात करती है कि इनसे बात नहीं करनी, वो हमारी नजर में वो चोर हैं जिन्होंने मैंडेट चुराया है। ठीक है, अब उन चोरों के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी चोरी बचानी थी। अच्छा, अब हम एक और बात कर लेते हैं, हम उनका जरा ये देख लेते हैं कि उनको टोटल मैंडेट कितना मिला है। उनको टोटल मैंडेट प्रॉब्ली 30% या 35% नहीं मिला होगा। ठीक है, जो इलेक्टोरल वोट है उसका 30% नहीं मिला होगा। तो अब 70% तो बाकी लोगों का मैंडेट है ना, तो हम उस 70% वाली पार्टियों से क्यों ना बात करें? वो मेजॉरिटी में है, वो मेजॉरिटी में, ये तो माइनॉरिटी में है, तो हम मेजॉरिटी वालों से क्यों ना बात करें? एक बात। नंबर 2, वो कौन सी पार्टीज हैं जो मेजॉरिटी में है आप कह रहे हैं? में आती है ना, बाकी सारी पार्टी थे, इन 3 को माइनस करके जितनी भी है सब आती है बीच में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद बिलावल भुट्टो से सबसे पहले सवाल उठता है कि देखें, आप कहते हो कि सॉरी करना चाहिए, पहले आप बात बताओ, चाहे वो पेंडोरा लीक हो, चाहे वो विकी लीक्स हो, चाहे वो पनामा लीक्स हो, चाहे वो अभी दुबई लीक्स हो या फलाना लीक्स हो, हर लीक में आप लोग लीक हो जाते हो। आपको तो अपना इलाज कराना चाहिए। आप पहले ये बात बताओ कि आपने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी, कैसे खरीदी? अगर आप कहते हो कि ये मुझे विरासत में मिली, तो ये बात बताओ, विरासत में जिसने आपके वालिद साहब ने अगर ये खरीदी थी वो कैसे खरीदी? मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं एक डाका डालता हूं और मैं वो पैसे जो डाके के पैसे हैं वो मैं अपने बेटे के नाम कर देता हूं, तो इसका मतलब ये क्या वो डाका जायज हो गया?
क्या वो रिकवरी नहीं होगी? वो मैंने पैसे दिए ना, मैंने पैसे, होता क्या है, पुलिस वाले क्या करते हैं, मैंने गाड़ी चोरी की, आपकी गाड़ी चोरी की, मैंने आगे करके कि मैंने किसी और को बेच दी। अब वहां से जब गाड़ी पकड़ी गई है और आपकी है, तो क्या करता है पुलिस वाला? वो कह देता है कि हाँ ठीक है यार, ये अब तुम्हारी हो गई, तुमने इसके पैसे दिए थे। कभी नहीं कहता कि ये तुम्हारे पैसे थे, वो उठा के उससे लेके कर देता है। भाई ये तो पकड़ के आपसे, आपको चाहिए, उनको चाहिए, ये जो एफआईए वगैरह को चाहिए कि ये आपसे ये प्रॉपर्टी लेकर आवाम को वापस दे, क्योंकि ये चोरी की प्रॉपर्टी है जो आपके पास आई है, आपके नाम जो ट्रांसफर हुई है, ये चोरी की प्रॉपर्टी है। इसका हमें सबूत चाहिए कि ये किस तरीके से खरीदी गई थी, मनी ट्रेल कहां से आई थी, उसके ऊपर टैक्स हुआ था कि नहीं हुआ था, ये किस जमाने में हुई थी, क्या हुई थी, तब हम मानेंगे कि ये जायज प्रॉपर्टी है। हमें जरा बताएं ना, एक बात बताएं, हमें जरा एक तरफ बता दें कि क्यों शरीफ खानदान और ये जरदारी खानदान, क्यों हर दफा इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के औलाद जो है ना, उनके ऊपर नाम आ जाता है कि यार ये चोरी की प्रॉपर्टी इनकी है। ये तो जरा हमें पता तो चले ना कि ये आखिर क्या बात है। अच्छा, ये जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टी निकाली है, वो मैं और आप तो नहीं है, वो लोग हैं, ये इनको कहते हैं OCCRP, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट वाले लोग हैं। किस चीज को करते हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था इनकी तरफ से, और करप्शन रिपोर्टिंग है। तो ये कोई आम प्रॉपर्टी एफबीआर वाला नहीं है, ये करप्शन की और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की है। तो इस चीज के लिहाज से आपने इन चीजों को देखना है, और उन्होंने पहले इसका जवाब देना है कि वो और उनकी बहनें, ये उनके पास प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर हुई थी, क्या ये जायज प्रॉपर्टी थी या ये नाजायज प्रॉपर्टी थी? जस्ट बिकॉज के आपके वालिद साहब ने आपके नाम कर दी, ये जायज नहीं बन जाती। सेनेटर साहब, मेरा बस आखिरी आपसे सवाल है, क्विकली मैं जवाब चाहूंगी इस पे कि आप जाहिर सी बात है आप पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए थे, और पीटीआई क्या इस दफ़ा जो दुबई लीक्स में जिन लोगों के नाम आए, क्योंकि वो भी इस वक्त बड़े अहम ओहदों पर हैं, तो क्या कोई पिटिशन दायर करेगी, क्या पिटिशनर बनेगी? देखें, आज तक हम लोगों ने 2-3 बड़ी शख्सियत जिनके या बच्चे या घर में कोई जो जो उनके रिलेटिव्स है, जब उनके नाम की प्रॉपर्टीज आई थी, तो उन लोगों ने आज तक, उन लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे छुप के अपने आप को बचाया है, लेकिन आज तक उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दिया। किसी ने मनी ट्रेल नहीं दिया। देखिए, मनी ट्रेल चलो ठीक है, 100% ना सही, 70% तो दो ना, 60% दे दो कि भाई ये देखो, ये फलानी जगह से हुआ, ये यहां से हुआ, ये यहां से हुआ, कुछ तो पता चले। जब आपके पास एक रसीद ना हो, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो, और आप उसमें से 50 लाख को जस्टिफाई ना कर सके, तो भाई क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब मुझे एक बात मुझे समझ नहीं आती। मुझे देखिए, इमरान खान ने एक उनकी जो जो स्पीच है, उसमें उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ मुखातिब करते हुए कहा सर था आप कि कोर्ट मेरे, जाएंगे, पिटिशनर बनेंगे इस मामले में अब पैनामा लीक्स की तरह? देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्या ये आपका मुल्क नहीं है? हम्म। ये सिर्फ मेरा मुल्क है? ये आपका मुल्क नहीं है? ये आपका पैसा नहीं है? ये सिर्फ मेरा पैसा है? क्या इसमें अवाम को, क्या इसमें आपको, क्या इसमें हर एक शख्स को जिसका स्टेक, जिसका सारा पैसा, सारी जायदाद, सब कुछ इस मुल्क में है, क्या ये हर एक उस शख्स का फर्ज नहीं बनता? क्या हम ही लोगों ने सारा काम करना है? आप लोगों का कोई फर्ज नहीं है कि चोर को पकड़ो, आप लोगों को कोई फर्ज नहीं है कि वो करो, बस यहां बैठ के वो थोड़ा सा प्रोग्राम कर लिया और बस खत्म। नहीं, ये आप लोगों का बनता है। आप लोग, अगर मीडिया वाले अपने आप को फोर्थ पिलर कहते हो कि हम स्टेट के फोर्थ पिलर हैं, तो भाई पिलर बन के दिखाओ ना। आप तो उस पिलर की बजाय उस वो तंबू के उस बांस की तरह, जिसको उठा के यहां कर दिया, उठा के वहां कर दिया। अरे मजबूत पिलर बनो, उठाओ उस छत को, उठाओ उन केसेस को, सामने लाओ। डरते किस बात से हो? जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ से। और आगे बढ़ते हैं नाजरीन, अदलिया के उमूर के हवाले से बात करें तो अदलिया के उमूर
में मुदाखलत से मुतालिक ताहाल खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती अमल में मुदाखलत से मुतालिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम एक और ख़त लिखा है। ख़त में उन्होंने कहा कि मुझे एक केस के सिलसिले में पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालत के सामने ये सवाल रखा कि क्या शहरियों की ऐसी जासूसी की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार से दरख्वास्त की गई थी कि मुल्की सतह से मुतालिक ब्रीफिंग इन कैमरा करें, जिसका तासुर गलत लिया गया। क्या कहा उन्होंने, आइए पहले सुन लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक में ना जाए, सो वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद कहा ये समझा गया कि या ये तासुर गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। इस हद तक रिक्वेस्ट ज़रूर होती है और वो सिक्योरिटी मैटर्स हों उसमें बिल्कुल होती है, और ये कंसर्न्स जो होते हैं ये ज़रूर कम्युनिकेट किए जाते हैं। सवाल यह है कि आला ओहदों पर फाइज लोगों की इस कदर मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकती है। वफाकी वजीर कानून अता ताड़न ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी सलामती के मामलात को इस तरह पेश करना नहीं चाहिए था। जस्टिस बाबर सत्तार की चीफ जस्टिस तक रसाई है, फिर भी इस तरह का खत भेजने का मकसद मामले को मुतनाज़ बनाना था। क्या कहा, आइए सुनते हैं। तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है और हम ये समझते हैं कि कौमी सलामती के मामलात जो हैं वो इस तरह खतूत के जरिए उसको उजागर नहीं करना चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि कोई मामला आपने डिस्कस करना है तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की इसमें बुला सकते हैं। आप चीफ जस्टिस तक आपकी रसाई है। अता ताड़न साहब आज जजेस के किए जाने वाले इकदामात पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसा कबल ही यही अता ताड़न साहब थे जो जस्टिस एजाजुल हसन को डिक्टेट किया करते थे कि उनको कौन सा केस लेना चाहिए और कौन सा नहीं। आइए सुनते हैं। आज वफाकी हुकूमत ने करवाई है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रजाकाराना तौर पे केस सुनने से माजरत की थी, इसलिए उनको अब भी इस केस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए। सवाल यह है कि जज बाबर सत्तार का ये इकदाम किस हद तक सही था। अगर ये ट्रेंड चल पड़ा तो बात कहां तक जाएगी। आम आवाम की नजर हर बार अदलिया पर होती है, मगर अदलिया के फैसले इस कदर मुतनाज़े क्यों बन जाते हैं। इन्हीं कुछ फैसलों का जिक्र फैसल वाडा ने भी किया। क्या कहा, सुन लेते हैं। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई। जरदारी साहब को 14 साल जेल, कौन सा कानून है, किस कानून के तहत ये हुआ। नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नाअहल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है। प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिया। चैलेंज पीआईए स्टे ऑर्डर। सवाल ये कि ये सब कब तक। क्या अदालतों के फैसलों में कोई प्रेशर आता है? अगर आता है तो प्रेशर देने वाला कौन होता है और खुलकर बात कोई क्यों नहीं करता। इसी सब पर आज बहस करेंगे और बात करेंगे। मेरे साथ बड़े ऑनरेबल गेस्ट सारे आज मौजूद हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। मेरे साथ मंजूर अली भट्ट साहब हैं, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। मेरे साथ जहांगीर जदून साहब हैं, साबिक एडवोकेट जनरल हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहूँगी प्रोग्राम में। सबसे पहले जाऊँगी रियासत अली आज़ाद साहब की तरफ। रियासत साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। रियासत साहब, सवाल आपके सामने है। आज फैसल वाडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो तमाम सियासी जमातों के मामलात को रखते हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो। और फिर ये मामला यहाँ से शुरू हुआ है जहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती अमल में मुदाखलत से मुतालिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम एक और ख़त लिख दिया है। क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे मुझे मौका दिया है। आपके सवाल के दो हिस्से। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो किसके बिहाफ पे की है और किस पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे की है। सबसे पहली बात ये। दूसरा मेरा सवाल आपसे है, मैंने जवाब देना था, वैसे मैंने सवाल कर दिया। मेरा दूसरा सवाल ये है
कि क्या अदलिया ही एक वाहिद इदारा है कि जिसको जो अपोजिशन में होता है वो उसको अच्छी लगती है और जब वो हुकूमत में होता है तो उसको अदलिया बुरी लगती है। मुझे एक तो ये सवाल आपसे उठाना था। अब मैं आता हूँ आपके सवालों के जवाब की तरफ। सबसे पहले तो बात ये कि जो वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कंटेम्प्ट है। आपको पता है कि आप अदालत को स्कैंडलाइज करें या हिंड्रेस क्रिएट करें, प्रेशराइज करें या इंटरफेरेंस करें या ट्रांसग्रेस करें तो दैट इज लाइकली एन अमाउंट ऑफ कंटेम्प्ट। आप उसकी स्मूथ रनिंग को रोकें। आप अदलिया के मुतल्लक ऐसी गुफ्तगू कंटेम्प्टुअस वर्ड पास करें तो कोई भी शहरी अगर पिटीशन फाइल करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि पहले कहते थे कि जजेस साहबान को खत नहीं लिखना चाहिए था, इनके पास अख्तियार था, इनको अख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए था। आज अगर अदलिया ने अख्तियारात का इस्तेमाल किया तो अब आप जिस मौसूम मिनिस्टर का नाम ले रही हैं कि जी वो उनकी गुफ्तगू आपने सुनाई है, मैंने भी सुनी, पूरी पब्लिक ने भी सुनी। उस वक्त उनका व्यू कुछ और था, आज उनका व्यू कुछ और है। अगर अदलिया आज अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है तो फिर भी आपको तकलीफ है। अब मुझे बताएं कि जैसे अदलिया को कहा गया कि आप पगड़ियां न उछालें, हम फुटबॉल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अदलिया के मुतल्लक जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको तो बड़ी केयरफुल ये गुफ्तगू करनी चाहिए। आप वहां पे अब ये भी नहीं पता कि वो ट्रेजरी बेंच में है या अपोजिशन बेंच में है। मैं तो उनको इस तरह से वो पॉइंट आउट भी नहीं कर सकता। अब बात आ गई है कि जी मैं भी एक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमने चूंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी फाइल की है, हम उस मुद्दों का हिस्सा भी हैं और हमने डिमांड भी वहां पे की है कि यहाँ पे किसी किस्म की अगर इंटरफेरेंस है या ट्रांसग्रेशन है या कुछ ऐसा मामला है तो उसको डिग आउट किया जाए और अल्टीमेटली लायबिलिटी भी फिक्स की जाए और जो लोग उसके अंदर मुलव्वस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रीजन बिहाइंड दिस के इस मुल्क के अंदर सिर्फ आजाद अदलिया ही तमाम मसाइल का हल है, लेकिन हम आजाद अदलिया से ये मुराद नहीं लेते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड चले जाएं, वो आइन और कानून से बियॉन्ड चले जाएं। अगर उनके अंदर करप्शन है तो उसको भी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, लेकिन हम इस चीज के कायल है कि इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को बता दिया गया है कि जी 3 इदारे और उनका डोमेन बता दिया गया, तीनों इदारे अपने डोमेन में रह के काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसको मसला है कि जी ट्रांसग्रेशन करना, जब तीनों इदारे अपनी अपनी लिमिट के अंदर रह के करेंगे। अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने अदलिया को इंतजामिया से अलग कर दिया गया। तो वाई इंतजामिया इज गोइंग टू ट्रांसग्रेस, वाई इंतजामिया इज गोइंग टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी? अगर ऐसा होगा तो अदलिया एक्शन लेगी। अब अगर उन्होंने खातर लिख के अपने चीफ को इंटीमेट किया कि ये मुझे चीजें हैं जिससे मैं इन्फ्रिंज हो रहा हूँ या मुझे इंसाफ देने में रुकावट पैदा हो रही है, तो जो अप्रोप्रिएट रेमेडी है या प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट किया जाए। अब चूंकि एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया और उसने इसकी कॉग्निजेंस ले ली है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रांसग्रेशन नहीं है तो ये कंटेम्प्ट ड्रॉप हो जाएगी, और अगर ये साबित हो जाता है कि ट्रांसग्रेशन या इंटरफेरेंस है तो फिर तो उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाएगा। जी रिदा जी ठीक है। जहांगीर जदून साहब आपकी तरफ आऊंगी। जहांगीर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जहांगीर जदून साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आज फैसल वाडा साहब ने भी इस पर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, खास तौर पे जब से जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती अमल में मुदाखलत से मुतालिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम एक और खत लिखा है। सबसे पहले मैं तो स्ट्रांगली कंडेम करता हूं इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बिकॉज ही इज नोबडी टू फाइल एन एप्लीकेशन टू गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट, और उसके लिए कानूनी प्रोसीजर है। अगर उसने कोई एप्लीकेशन दी है और वो डॉक्यूमेंट उसको नहीं मिल रहा तो उसके लिए एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक लॉ बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोग एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ से अगर रिकॉर्ड न मिले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट आई हुई है, तो इसका तरीकार है, वो सेंटर है। इसका ये मतलब नहीं है कि इट शुड बी डील जो अबव द लॉ, कि वो अभी जब हाई कोर्ट में जाए तो सारे जज
वो खड़े हो जाएं, उसको कहें जी ये रिकॉर्ड ले लो, इस तरह नहीं होता। अगर उसको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, रोज़ाना हम वकील अदालत में जाते हैं, यही जज हम जिनके लिए आज आवाज़ उठा रहे हैं, यही हमारी पिटीशन डिसमिस करते हैं, यही हमें रिलीफ नहीं देते। तो इसका ये मतलब नहीं है हमारा कोई, देखें ये तरीका नहीं है कि हम किसी ज़ाती अपनी या ज़ाती जज की वजह से जुडिशरी की रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं। हम किसी ज़ाती फ़र्द के लिए या किसी जज के लिए या किसी इदारे के किसी भी मुलाजिम के लिए खड़े नहीं हैं, और ना ही हमारा ये कोई मोटिव है, ना ही हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं कि वो जजों को दबाएं। हम देखें, हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और आइन पे अमल करें, और इसी में ही आगे वे फॉरवर्ड है, इसी में ही मुल्क तरक्की करेगा, इसी में ही ये जमातें तरक्की करेंगी। आज जो बंदा समझता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कल वो बंदा ज्यादती का जो ज्यादती कर रहे थे उनके साथ मिला हुआ था। तो आज वाले जो हैं इनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। अब देखें, इतना बंदे को आगे नहीं जाना चाहिए, इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए। ये जजेस जो है जिनके खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल इन्हीं जजों ने फैसल वाडा को रिलीफ दिया है। कल इन्हीं जजों ने फैसल वाडा का केस 1.5 साल तक नहीं लगने दिया, और हम कह रहे थे कि जज ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया कह रही थी नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। तो हम तो उस जज के साथ खड़े हैं, उस इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे काम करता है, चाहे हमारे अगेंस्ट केस करे, हमारे केस डिसमिस कर रहे, आगे फोरम मौजूद होता है, हम अपील करते हैं, हम वकील हैं, आईसी करते हैं, आईसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाता है। तो ये हमारे कोई जाती इसमें नहीं है, न हमारा इसमें कोई किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट है। हम सारी बार के मेंबर और बार के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, बात कर रहे हैं। ये सारे देखें रूल ऑफ लॉ के लिए हम यूनाइट हैं। हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, देखें वकला जो होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के अंदर उनका एफिलिएशन होता है, लेकिन जब जुडिशरी का मामला आता है, जब काले कोर्ट का इशू आता है, तो वो यूनाइटेड हैं फॉर द जुडिशरी, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द रूल ऑफ लॉ। उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन फिर पीछे चली जाती है, क्योंकि हमारा जो आइन है अगर इस पे अमल करेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। तो वाडा साहब जो है अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस करने से। वो अगर उनको बात उठाना चाहते हैं तो वो सेनेट पे जहाँ पे उनका प्रॉपर फोरम है, उनको अगर किसी पार्टी ने वोट दिया है तो इलेक्ट किया है, तो उसका मकसद होता है कि वो एक फेडरेशन यूनिट के एक मेंबर है, वहाँ के सिंध से आए और रिप्रेजेंट करें। अगर सिंध के साथ कोई ज्यादती हो रही है वहाँ पे आवाज़ उठाएं, अगर सिंध का इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है गवर्नमेंट के साथ, वहाँ पे आवाज़ उठाएं। अब इनका तो देखें पता ही नहीं चलता, वो हमारी इनको में मिसाल है, कोई नड़ी डटे का ही नहीं पता है कि ये कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, किसके स्पोक्समैन बने हुए हैं। तो इस तरह जो है जुडिशरी पे अगर अटैक करना शुरू कर दें लोग, तो कल तो फिर जो है 2-4 बंदे और प्रेस उसमें क्लब में चले आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जजों के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में इसमें हाई कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और इनको कंटेम्प्ट जो है वो प्रोसीडिंग इशू करनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने ना किया तो मैं अपने प्रेसिडेंट से गुजारिश करूँगा कि वो जो है ज़रूर एक एप्लीकेशन मूव करें, तो हम इसके में गौर फिक्र करने के बाद हमको अमल अख्तियार करेंगे। अगर इसको ना रोका गया तो फिर आइंदा के लिए हमारे लिए और जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इसमें। ठीक हो गया है। मैं मंसूर अली भट्ट साहब की तरफ भी जाऊंगी, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के। मंसूर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है, लेकिन जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। मंसूर साहब, आपके पास भी वही सवाल है, वही बात करूंगी। आज फैसल वाडा साहब की प्रेसर, उन्होंने हवाले दिए पीपल्स पार्टी के, PMLN के, PTI के, साथ ही एक तरफ जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती अमल में मुदाखलत से मुतालिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम खत लिखा है जी, और वो हमारे सामने है। ये अदलिया में मुदाखलत के मामले पर आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद असद मंजूर भट्ट, एडवोकेट, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। और जिस टॉपिक पे आपने ये बात की है, फैसल वाडा साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा पिलर है वो जुडिशरी है, और जुडिशरी का जब तक इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगा, वतन अजीज के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। हुकूमती रियासती इदारों को उनके 4 कॉर्नर्स में पाबंद करने की जिम्मेदार जुडिशरी है, और अगर जुडिशरी को आज हम फ्री ऑफ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो कल को आने वाला वक्त जो है हमें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जजेस का जो मामला है वो मुल्क के इक़्तिसादियत से भी जुड़ा हुआ है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से भी जुड़ा हुआ है, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आज बात हो रही है, और इस पर मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इसकी हेयरिंग करके जजेस का इशू रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि अवाम जो 24 करोड़ अवाम है उनको अपनी अदलिया पे एतमाद बहाल हो।
ठीक है, ओके। मैं वापस रियासत अली आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर ये जैसे कि अभी उन्होंने एक सलूशन दिया और आपने भी अपनी तरफ से जो बात की उसमें भी आपने बताया। अब सवाल अगेन यही है कि यहाँ तो तासुर अब ये एक क्रिएट हो गया है जो हम ओवरऑल देख रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस एक तरफ हैं मामलात में और बाकी जजेस जो है वो अपनी राय के इजहार अलग कर रहे हैं, फिर जो मामलात हुए वो हम सबसे ढके छुपे नहीं हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह का मैसेज जाता है तो यकीनी तौर पे फिर इस तरह की प्रेसेस भी सामने आती है जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, चाहे वो हुकूमती फोरम से हों या ऑपोजिशन के फोरम से हों या फिर न्यूट्रल हों, फैसल वाडा की तरह हों। तो ये इस तरह की चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो फिर एक सवाल ये उठता है कि क्या अदलिया भी यूनाइटेड है और अदलिया के जो फैसले हैं क्या वो प्रेशर के बगैर ही हो रहे हैं या कोई प्रेशर है, और अगर है तो क्यों है और कौन प्रेशर देने वाला होता है, ये खुल के कोई बात भी नहीं करता है। रिदा बात यह है कि देखें डाइवर्सिटी और डाइवर्सिफाई होना या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये तो आप देखें ना, आपने हमेशा सुना होगा कि अदलिया का 6 जजेस का या 7 जजेस का या 8 जजेस का कोई भी आप वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसमें आप कहते हैं जी 5 अगर बेंच है तो 3-2 से फैसला। ये जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पे सारे जजेस मुतफिक हों, और ये कह देना अगर मुतफिक है तो फिर तो वो एक पॉलिसी जस्टिस सिस्टम हो गया ना, यानी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका राइट है, लेकिन मैं अभी प्रियम्प्ट नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुओ मोटो में सारे जजेस बैठे हैं वो किस रेशो से फैसला आता है। लेकिन इसको ये बुनियाद बना के कि अदलिया के अंदर तफरीक है या आपस में ये मुतफिक नहीं है या इनके अंदर इख्तलाफात हैं, तो इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैं चूंकि खुद उस बेंच में पेश हुआ हूँ ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमने उस 6 जजेस साहबान वाले खात्मे सुओ मोटो में 1.25-2 घंटे हमने केस आर्गू किया वहां पे खड़े होके, तो हर जज अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सवाल करता है। बात तो ये है कि जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या है। ये लोग इस अदलिया को तकसीम करने में लगे हुए हैं जो कि नामुनासिब बात है। अदलिया के फैसलों में डाइवर्सिटी होती है, जजेस एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, एडिशनल नोट देते हैं, ये अदलिया के अंदर जजमेंट्स के अंदर ये प्रेसिडेंट्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इसको ये हवा दे रहे हैं कि अदलिया भी आपस में तकसीम है, तो ये गलत बात है। अब आगे इंटरफेरेंस के हवाले से चारों हाई कोर्ट्स ने जो आउटपुट दी, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके खत के हवाले से मेरे जनाब मोहतरम बैरिस्टर साहब भी सुन रहे और मेरे सदर लाहौर हाई कोर्ट बार साहब भी सुन रहे हैं, तो वो सब ने कहा कि इंटरफेरेंस से कौन इससे बात नहीं करता। आपने 2-3 मरतबा ये सवाल रिपीट किया है, हम बात कर रहे हैं। जजेस ने लिखा है कि इसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस इंतजामिया की तरफ से, और इंतजामिया का हेड चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके अंदर जितनी एजेंसी काम कर रही है वो इंटरफेरेंस कर रही है। ये किसने कहा कि कोई इसमें बात नहीं करता? जजेस ने भी बात की है, वुकला ने भी बात की है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फौज भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है और लेजिस्लेचर भी हमारी है। तीनों इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए ताकि कोई बंदा उसकी तरफ उंगली ना उठाए। और अगर किसी इदारे पे उंगली उठा रहा है तो वो कहते हैं ना कि किसी जगह से धुआं उठ रहा हो, तो वहां पे ये पूछने की जरूरत नहीं रह जाती कि क्या यहाँ पे आग लगी है, तब ये धुआं उठ रहा है। तो जब धुआं उठ रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आग लगी है तो धुआं उठ रहा है। अगर कोई कह रहा है कि इंटरफेरेंस है तो इसको नेट आउट करना चाहिए, आप इसको फाइंड आउट करें, इसके अंदर प्रूव करें, इसको मंतकी इंजाम की तरफ लेके जाए, लाइबिलिटी बेस करें। अगर गलत है तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सही है तो जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये लॉयर कम्युनिटी काले कोर्ट वाले कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन और कानून की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो, और हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे और इस मुल्क को आगे लेके चले। मैं इस चीज का दाई रहा हूँ। मैं चूंकि 2 दफा सेक्रेटरी रहा हूँ, जब मुगला तहरीक थी 2008 में भी 2009 में भी मैंने मुगला तहरीक को इस्लामाबाद से लीड किया है। मैं 18 में प्रेसिडेंट रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी
कभी डिफरेंस अपनी सोच में नहीं आया कि आजाद अदलिया नहीं होनी चाहिए। किसी एक जज ने नहीं कहा कि आजाद अदलिया नहीं होनी चाहिए, किसी एक वकील ने नहीं कहा कि आजाद अदलिया नहीं होनी चाहिए। सारे मुतहद है, मुतफिक है और यगानियत के साथ ये हमारा ओपिनियन है फुल फोर्स के इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया होनी चाहिए। तभी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ठीक हो सकती है, तभी इस मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है, तभी इस मुल्क की पोलिटिकल पार्टी ठीक हो सकती है, तभी इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा तो लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा होगा, लोगों को इंसाफ और सस्ता इंसाफ और दो स्टेप इंसाफ मिलेगा अगर आजाद अदलिया होगी। और अगर आजाद अदलिया नहीं है और उसके अंदर भी अगर करप्शन है तो उसका भी इंसाफ होना चाहिए। हम तो किसी को उस तरह से, हम तो मेरिट की बात करते हैं, जो मेरिट जिसकी फेवर में हम उसको सपोर्ट करते हैं। जी जहांगीर जदून साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर आपसे सवाल ये कि ये जो मुतनाज़े बन जाते हैं फैसले, ये जो इस पर बात हो रही है, इस पर भी बहस चल रही है, ऑपोजिशन और सियासी जमातों के दोनों, अभी सेंटर मेमन भी थे, वो भी कह रहे थे कि जी माजी में जो गलतियां हुई हैं, जो अभी भी जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर भी जहां जहां गलतियां उसके ऊपर जो है वो अदलिया को भी जस्टिफिकेशन देनी चाहिए कि जिन जिन लोगों ने जो फैसले किए माजी में और जो गलत साबित हुए हैं कि वो क्यों हुए हैं। इसी तरह वो फैसल वाडा साहब वाली बात भी सामने है, उन्होंने भी सारे ही केसेस की ऊपर बात कर ली अक्रॉस द बोर्ड हर पार्टी के। तो अब ये जो मुतनाज़े की बात है तो ये, और फिर हम देखते थे कि अभी चाहे चीफ जस्टिस की बात करें या माजी के हम बात कर लें उमर अता बंदियाल साहब के फैसलों की, तो हम ये देखते थे कि उस वक्त भी ट्रेंड चलते थे, आज भी ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये कौन कैसे ये इस बात में ट्रांसपेरेंसी और ये कैसे क्लियर होगा या इस बात का कैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि जो फैसले हैं वो मुतनाज़े नहीं हैं? ये देखें, सबसे बड़ी जो होती है वो होती है अवाम, जिसको कहते हैं पब्लिक कहती है, उसने जज करना होता है कि जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है जुडिशरी पे कि वो जुडिशरी जो है फैसले कैसे कर रही है। अगर देखें जो पार्टीज होती हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करूं, तो अगर उनकी फेवर के फैसले आए तो वो कहते हैं ठीक हैं, अगर उनके अगेंस्ट फैसले आए तो कहते हैं जी जज बाइस्ड हैं। और जजों को भी नहीं चाहिए, हमने देखा 2018 में 17 में कि जजेस भी जो है वो आज जिस अदारे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि वहाँ से इंटरफेरेंस हुई है, उनके साथ मिल के इंटरफेरेंस करते थे। उस वक्त जुडिशरी के हालात बड़े ख़राब थे, बड़े गंभीर थे। और जो आप पनामा केस उन्होंने टेकअप किया, जिस तरह आज प्रॉपर्टी लीक्स आई हैं, तो पनामा जब लीक्स आई तो उसमें से सिर्फ एक शख्स को टारगेट करके उसके खिलाफ पनामा का केस बनाया गया। उसमें जुडिशरी जो है, उस वक्त की जुडिशरी थी सुप्रीम कोर्ट जो है, वो उन लोगों के साथ मिली हुई थी। तो अगर आज की सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हम दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आज 6 जज या 7 जज या पूरी हाई कोर्ट इस्लामाबाद ये कह रही है कि हम इंटरफेरेंस नहीं मानते, इस काम को बंद करें, तो ये मेरे ख्याल में इसमें बजाय इनवाइड होने के हमें इसका साथ देना चाहिए, उसको सिक्योरिटी करना चाहिए कि इंटरफेरेंस कहाँ से हो रही है, ताकि आइंदा के लिए ये बात बंद हो और उन जजेस पे हम फिर नजर रख सकें कि जो खुद इंटरफेरेंस करते हैं या इंटरफेरेंस को इनवाइट करते हैं। फिर एक में इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, फिर हम उन जजेस का भी मुआसफा कर सकें थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, थ्रू बार काउंसिल, थ्रू बार एसोसिएशन, कि जो जज जो है वो इंटरफेरेंस को इन्वाइट करते हैं। देखें ना आप, जुडिशरी की तारीख भी तो बड़ी भयानक है, बड़ी डार्क स्पॉट है जगह जगह पे जुडिशरी पे भी। तो अगर हम कहते हैं कि अभी ये ठीक होना चाहते हैं, वो अपने एक्ट से बता रहे हैं कि वो ठीक होना चाहते हैं, तो अब हम उनके साथ खड़े होना चाहिए। हमें रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर वो काम करते हैं तो उनके साथ खड़े होना चाहिए। अब देखना, जो जजमेंट देता है जज, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए जजमेंट पे, ना कि जज पे। अगर जज एक जजमेंट देता है तो आप उसकी फैमिली को उठा के ले आए, जी इसने फलानी जगह पे तलाक लिया है, फलाने पे ये क्या है, उसके बेडरूम के अंदर आप कैमरे लगा दें, उसकी जो है टेलीफोन की आप बगिंग करना शुरू कर दें, उसके जितने भी सोशल एक्टिविटी है उसको आप मॉनिटर करें, तो ये उसके फंडामेंटल राइट में और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में इंटरफेरेंस है। इसको कोई दुनिया का कानून जो है वो इजाजत नहीं देता। वैसे तो अगर इस तरह आप करते रहेंगे तो फिर ये कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। आज देखें ना, ये कहते हैं 6 जज ने खत क्यों लिखा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट लगाते हैं तो उनकी जो है आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, उनके खानदान के लोगों को जो है फिर तरह तरह की बातें आगे पीछे से वो तंग करना शुरू करते हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी अपना स्टांस जो है, या जो भी इदारे के समझते हैं कि वो उनका कोई इसमें लेना देना है, तो जिस तरह कोई आइन और कानून सोल्यूशन बताता है वो बताएं। अगर किसी जज ने कोई करप्शन की है, अगर जज किसी ने कोई फेवरेटिज्म दिया है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आके क्यों करते हैं? आप सीधा सारा जाके एक रेफरेंस जो है
ऑन द दायर कर दे, बिल्कुल ऐसा ही है, एविडेंस आप फाइल करें, उसके आगे कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनके खिलाफ बुराइंदा भी होगी। बजाय इसके कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जज के पर्सनल लाइफ या उसके खानदान को टारगेट करें या उसको आप जो है इंसल्ट करें, तो ये कंटेम्प्ट है जुडिशरी की। वैसे आई मस्ट से वन थिंग जहांगीर जदून साहब के यही बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले की, एंड आई मस्ट अप्रिशिएटेड, और एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं खुद ये बात कहती हूँ कि जब हमारी जुडिशरी ने माजी में जो फैसले किए अगर उस पर तनकीद है, तो अब जब वो रास्ता बंद कर रहे हैं तो फिर भी तनकीद हो रही है। ये बात बहुत अच्छी आपने पॉइंट आज के प्रोग्राम में, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं मोहम्मद असद मंसूर भट्ट साहब की तरफ आऊंगी, बस सर लास्ट कॉमेंट आपसे लूंगी क्विकली। सर अब ये प्रेशर जो आ रहा है, क्योंकि रास्ता बंद करने वाली बात की है जहांगीर, ये प्रेशर तो ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि एक रीत हमारे यहाँ डल चुकी है, अनफॉर्चुनेटली एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि हमेशा जी जाओ जुडिशरी में और वहां से मनपसंद फैसले कराओ या वो करें और फिर जो है लटकाओ। तो इस दफा हमने देखा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के तौर से मैं इसको ऐसे एनालिसिस करती हूँ कि उन्होंने नहीं किया। खान साहब वाले मामले में भी हमने देखा किस तरह से चीजें हुई, और वो अब आगे जो अभी इस वक्त ये मामला चल रहे हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो हैविंग सेड दैट, ये प्रेशर कब तक जो है वो लिया जा सकता है, और क्या वाकई रास्ता बंद होगा, ये रीत डलेगी, या फिर जुडिशरी मतलब इतनी मजबूत खड़ी रहेगी, कैसे देखेंगे? देखिए, ये तो अब आप खुद सोचें, जो हमारे जजेस हैं जिन्होंने हलफ लिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब रिसेंट मिसाल ये है कि आजम तारड़ साहब ने जुडिशल कमीशन के इजलास में ये कह के एडजर्न करवा दिया कि हम चीफ जस्टिस के ऑफिस की टेन्योर के लिए रूल्स नए बनवा रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इस तरह की सियासी जो लीवरेज या लुक्रेटिव किस्म की लेजिस्लेशन के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको समझ होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एज दे रहा है उसी के ऊपर इत्तेफाक करें और मुल्क की खिदमत करें। लेकिन ये अभी इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आगे कौम के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब अगर ये अपनी सीट को बचाने के लिए 3 से 4 साल और चीफ जस्टिस रहने के लिए गवर्नमेंट के इस तरह के लॉलीपॉप लेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं ये रास्ता बंद कैसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को कानून और आइन को ज़हन में रख के अपने फैसले करें, ताकि अवाम को ये लगे कि आउट ऑफ दी होल पब्लिक ये जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या ये हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, ये अपनी जिंदगी सारी और उसकी चीजें सारी ईमानदारी के साथ इसका वतन अजीज पे लगा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी लेजिस्लेशन जिसमें जजेस को अट्रैक्टिव प्रिविलेजेस देने के नाम पे उनसे मर्जी के फैसले करवाने के रास्ते खोले जाएंगे, तो फिर आई एम सॉरी कि ये फिर रास्ता दोबारा बंद नहीं होगा, ये फिर खुल जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बाबर सत्तार साहब वाला जो रास्ता है उसके पीछे खड़ा होना मजबूरी है। जजेस को बगैर किसी लालच के, बगैर किसी प्रेशर के काम करने का माहौल देना चाहिए, और उनकी जॉब सिक्योरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो होनी चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान को अपनी जुडिशरी को तैयार करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब आपका, मोहम्मद असद मंसूर अली भट्ट साहब आपका, जहांगीर जदून साहब आपका, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में कोशिश की है कि जी नतीजे पे जाएं और एक पॉजिटिव वे में सबकी अप्रोच आपने सुनी है। फैसला अब आपने करना है हमेशा की तरह। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रासफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।